हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी अराइज। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, जिस पर मैंने 2 वीडियोस बना दी हैं। उन दोनों वीडियोस में हमने पढ़ा है बायोलॉजी के बारे में। देखिए, हमने देखा था कि बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में। बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं, बॉटनी और जूलॉजी। उनके खोजकर्ताओं या वैज्ञानिकों के नाम। फिर हमने पढ़े सजीवों और निर्जीवों के कुछ लक्षणों के बारे में। सजीव और निर्जीवों के अंदर ऐसे क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं जो इनको एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर हमने देखा वर्गीकी या फिर टेक्सोनोमी क्या किसे कहते हैं। हमने देखा वर्गीकी किसे कहते हैं। जब क्या किया जाता है, देखिए हमारे आसपास बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। उन अलग अलग जीवों को पहचानना एकदम मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्या किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक जीव की पहले पहचान की जाती है, उसके बाद उनका नामकरण किया जाता है और उसके बाद उनका किया जाता है वर्गीकरण। उसके बाद किया जाता है वर्गीकरण, अर्थात जीव विज्ञान की बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंदर क्या किया जाता है, जीवों की पहचान की जाती है, नामकरण किया जाता है और वर्गीकरण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं या फिर वर्गीकी। वर्गीकी को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के जो जनक हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वो है अरस्तु। और टैक्सोनॉमी शब्द दिया है एपी कंडोले नाम के वैज्ञानिक ने। उसके बाद हमने जाना सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं। सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं। देखिए, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है जिसमें क्या किया जाता है, जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। पहचान, नामकरण और वर्गीकरण ये तो किया ही जाता है। उसके अलावा क्या किया जाता है, जीवों के विकासीय संबंधों का अध्ययन। जीवों के विकासीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स कहते हैं इसे। जिसमें क्या किया जाता है, जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है और उसी के साथ विकासीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए, हमने जाना इन जीवों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, अब प्रत्येक जीव के कई स्थानीय नाम होते हैं। ठीक है, जीवों के 2 नाम हो सकते हैं, एक तो कहेंगे हम उसे स्थानीय नाम और दूसरा होता है जैविक नाम। जैविक नाम या मैं इसे कह सकती हूं वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम। अब देखिए, स्थानीय नाम, मान लो आम। अब आम को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इसे मैं कहूंगी स्थानीय नाम। अब अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां पे आम को कहीं पे कोई लैंग्वेज में बोला जाता है, कहीं पे कुछ बोला जाता है। तो उसके लिए इन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस आम का एक वैज्ञानिक नाम रख दिया, जिससे क्या होता है, उसी नाम से क्या होगा, उसे पूरे देश में कहीं भी चले जाए तो उसी नाम से उसे बुलाया जाएगा। तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैजीफेरा इंडिका। मैजीफेरा इंडिका। अब देखिए, आप कहीं भी देश में कहीं भी चले जाएं, आम को एक ही नाम से पुकारा जाएगा, मैजीफेरा इंडिका, यही इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे कहते हैं नामकरण। उसी के अलावा जैसे मानव, अब आप देश में कहीं भी चले जाएं, मानव अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, ये उनके स्थानीय नाम होते हैं। तो इसके लिए क्या किया वैज्ञानिकों ने, इसका एक ही नाम रख दिया, जिसे कहते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस। अब देखिए, कहीं पे चले जाएं, उन्हें क्या होगा, मानव को किस नाम से बुलाया जाएगा, होमो सैपियंस के नाम से बुलाया जाएगा। अब देखिए आगे क्या होता है, यह नामकरण किया किसने, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने ये नामकरण किया। तो एक वैज्ञानिक था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नाम का वैज्ञानिक था, जिसने क्या किया था, जीवों का नामकरण किया था। जीवों का क्या किया, नामकरण किया। इसने क्या किया, जीवों के नामकरण के लिए एक पद्धति दी। जीवों के नामकरण के लिए एक पद्धति दी, उस पद्धति को कहते हैं द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। देखिए, द्विनाम पद्धति का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट होता है द्वि। द्वि मतलब दो और नाम मतलब नाम, यानी कि ऐसा एक शब्द जिसके अंदर क्या आएंगे, 2 नाम आएंगे। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए आम।
इसका मैंने आपको वैज्ञानिक नाम बताया मैजीफेरा इंडिका। मैजीफेरा इंडिका ये नाम है आम का वैज्ञानिक नाम। यानी अब ये दो नाम है, एक नाम ये, दूसरा नाम ये, ठीक है। अब दो नाम ये किसके हैं? तो देखिए ये जो पहला नाम होगा ये हमेशा वंश का होगा और जो दूसरा नाम होगा ये हमेशा जाति का होगा। ये जाति को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। पहला नाम किसे प्रदर्शित करेगा? वंश को करेगा। दूसरा नाम किसे करेगा? जाति को प्रदर्शित करेगा। उसी के साथ एक और उदाहरण, जैसे मानव। मानव का हमने वैज्ञानिक नाम लिया है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, देखिए जिसमें ये पहला नाम है ये वंश को प्रदर्शित करता है और जो दूसरा नाम है वो किसे? जाति को प्रदर्शित करता है। ये है कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति, जिनके अनुसार क्या होता है, जीवों के नाम में दो नाम आते हैं। जैसे कि मैजीफेरा इंडिका जो पहला नाम होता है वो वंश को प्रदर्शित करता है और जो दूसरा नाम होता है वो जाति को प्रदर्शित करता है। ये थी द्विनाम पद्धति जिसे किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। अब इस द्विनाम पद्धति के कुछ नियम हैं, ताकि इन नामों को हम किस प्रकार लिख पाते हैं, उन नियमों के आधार पर अब हम पढ़ेंगे इसके जीवों का नामकरण किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए द्विनाम पद्धति का पहला नियम ये होता है कि इन जैविक नामों को हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाता है। जैविक नाम लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। अब देखिए इन्हें लैटिन भाषा में लिखा जाता है, लेकिन अब जब इन्हें हम हाथ से लिखते हैं तो क्या करते हैं? तो इन्हें क्या किया जाता है? तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। अब आता है दूसरा नियम। द्विनाम पद्धति का दूसरा नियम ये आता है जो मैंने आपको बताया, जिसमें क्या होते हैं? दो शब्द होते हैं। पहला शब्द जाति को पहला शब्द वंश को प्रदर्शित करता है और दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। देखिए जैविक नाम में पहला शब्द वंश को प्रदर्शित करता है, वह दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। जाति को प्रदर्शित करता है। पहला शब्द वंश को, दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। जैसे आम, मैजीफेरा इंडिका, जिसमें ये पहला शब्द है वंश और दूसरा शब्द है जाति। ये द्विनाम पद्धति के दो नियम। देखिए अगला नियम हम पढ़ते हैं, तीसरा नियम द्विनाम पद्धति का। आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा नियम हम पढ़ते हैं। देखिए जब इन जैविक नामों को हाथ से लिखा जाता है, लिखते हैं, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो दोनों शब्दों के नीचे अलग अलग अंडरलाइन की जाती है। तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित या अंडरलाइन किया जाता है। दोनों शब्दों को क्या किया जाता है? रेखांकित किया जाता है या फिर अंडरलाइन किया जाता है। ये जो अंडरलाइन होगी या रेखांकन होगा, ये क्या इसके लैटिन भाषा के उद्भव को प्रदर्शित करता है। आगे देखिए इसका चौथा नियम, अगला चौथा नियम ये होता है। देखिए पहला शब्द वंश को प्रदर्शित करता है। जब हम इस नाम को इंग्लिश में लिखते हैं तो वंश में पहला शब्द, जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल का होता है और जो जाति का जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। तो लिखते हैं जैविक नाम में
वंश का पहला शब्द बड़े अक्षरों में या कैपिटल और जाति का पहला शब्द छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मानव का हमने वैज्ञानिक नाम दिया होमो सैपियंस। तो देखिए एच में इसमें बड़ा लिखूंगी, होमो सैपियंस का एस मैं छोटा लिखूंगी, होमो सैपियंस। जिसमें एच क्या होगा वो बड़ा होगा और एस क्या होगा स्मॉल होगा। ये है 4 नियम द्विनाम पद्धति के। उसके अलावा अगला नियम देखिए द्विनाम पद्धति का अगला नियम है कि जब हम इन जैविक नामों को लिखते हैं तो इन नाम के अंत में उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने इसका नामकरण किया है। जैसे मैं ये लिखूंगी, जैविक नाम के अंत में वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने नामकरण किया है। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, अगर उदाहरण के लिए हम देखें, जैसे वही उदाहरण आम जिसे क्या कहते हैं मैजीफेरा इंडिका, जिसके ब्रैकेट में लिखा जाता है लिन का मतलब कैरोलस लीनियस को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार होमो सैपियंस ब्रैकेट में लिखा जाता है लिन, यानी कि जैविक नाम के अंत में उस वैज्ञानिक का नामकरण किया जाता है, उस वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने क्या किया हो, नामकरण किया हो। और यह द्विनाम पद्धति किसने दी, कैरोलस लीनियस ने। ये है कुछ द्विनाम पद्धति के नियम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब हम इन जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उस वर्गीकरण से पहले कुछ 2 टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को जानते हैं। देखिए पहला आता है वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण में कई पदानुक्रम सोपान होते हैं, वह संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था होती है, इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। ये सभी संवर्ग मिलकर क्या बनाते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम। ये सभी मिलकर बनाते हैं वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। उसी प्रकार अगला आता है टैक्सोन या वर्ग। टैक्सोन या वर्ग का मतलब होता है ये प्रत्येक पद को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि जब जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें क्या सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है जगत, उसे इंग्लिश में कहते हैं किंगडम। ऊपर लिखा जाता है जगत के बाद संघ यानी फाइलम, वर्ग क्लास, उसके बाद गण जिसे ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर के बाद लिखी जाती है कुल या फैमिली, और फैमिली के बाद लिखा जाता है जीनस, और जीनस के बाद लिखी जाती है जाति। देखिए इस वर्गीकरण को इसी प्रकार से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इस वर्गीकरण की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है जाति। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति या फिर स्पीशीज, इसे कहते हैं टैक्सोन, जो प्रत्येक पद को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, हम इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जिसमें पहला उदाहरण हमारा आता है मानव। देखिए मानव का वैज्ञानिक नाम या जैविक नाम होता है होमो सैपियंस, जिसके वंश का नाम है होमो। यहां तक तो आपको याद हो जाना चाहिए, यह क्या होता है, वंश होता है, और यह क्या होती है, जाति होती है। ठीक है, तो वंश का नाम होता है होमो, जिसके कुल का नाम होता है होमोनिडी, गण का नाम होता है प्राइमेट, और वर्ग होता है मेमेलिया। मेमेलिया वर्ग में इस मानव को रखा जाता है। दूसरा आता है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका, जिसमें वंश का नाम है मस्का।
इसकी कुल है म्यूसिडी, गण रखा जाता है डिप्टेरा और इंसेक्टा वर्ग में इसे रखा जाता है। उसके बाद आता है आम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैजीफेरा इंडिका, जिसमें मैजीफेरा क्या है, इसका वंश है, कुल इसका है एनाकार्डियेसी और गण इसे रखा गया है सेपिडेलस और वर्ग रखा जाता है डाइकोटिलिडनी। ये हैं कुछ उदाहरण जिनके क्लासिफिकेशन इस तरह से दिए गए हैं। अब वर्गीकरण में हम सबसे पहले जानते हैं जातियों के बारे में। देखिए, जाति वह होता है जिसमें क्या होता है, जीवों का वो समूह पाया जाता है जिनके अंदर कुछ मौलिक समानताएं क्या होती हैं, पाई जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जाति या स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं मैजीफेरा इंडिका, आम का वैज्ञानिक नाम है शेर यानी पैंथरा लियो। इनमें जाति क्या है, इंडिका क्या है, इसकी जाति है, और इसकी जाति क्या है, लियो है। उसके बाद हम जानते हैं वंश। देखिए, वंश में किन्हें रखा जाता है, वंश में उस समूह को रखा जाता है जिसमें क्या होती है, संबंधित जातियों या स्पीशीज में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, उन्हें किसमें रखा जाता है, वंश में रखा जाता है। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर और बैंगन, ये तीनों क्या है, अलग अलग जाति के हैं, लेकिन इन्हें एक ही वंश सोलेनम वंश में इन्हें रखा जाता है। दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं तो शेर यानी पैंथरा लियो और पैंथरा पार्डस चीता, इनमें क्या, इनका वंश क्या है, एकदम सेम है। इन्हें किस में रखा जाता है, पैंथरा वंश में इन्हें रखा जाता है। ये है जाति और वंश। अगला आता है हमारा कुल। देखिए, कुल जिसमें संबंधित वंशों के समूह को रखा जाता है, जिसमें क्या रखा जाता है, संबंधित वंशों के समूह को रखा जाता है। उदाहरण के लिए पौधे के 3 वंश आते हैं, सोलेनेसी, पिटूनिया और धतूरा, जिन्हें एक ही कुल में रखा जाता है। उसके बाद आता है प्राणी में पैंथरा वंश को, पैंथरा वंश जिसके अंदर बाघ, शेर, चीता आते हैं, उन्हें एक ही कुल बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा जाता है। उसके बाद देखिए, अगला आता है हमारा गण। गण में संबंधित या विभिन्न कुलों के समूहों को रखा जाता है। उदाहरण के लिए पादप के कुछ कुल हैं, जिसमें आता है कॉन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, जिसे पॉलीसोनियलम गण में रखा जाता है। उसी प्रकार अगर हम प्राणी में बात करते हैं तो प्राणी में फेलिडी और कैनिडी को एक ही गण कार्निवोरा गण में रखा जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट है वर्ग यानी क्लास। देखिए, क्लास में संबंधित गणों के समूह को रखा जाता है। उदाहरण के लिए कार्निवोरा गण, जिसमें बाघ, बिल्ली और कुत्ता आते हैं, इन्हें वर्ग मैमेलिया में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा संघ, जिसे कहते हैं फाइलम। देखिए, वे वर्ग जिनमें मछली, उभयचर, सरीसृप और पक्षी, स्तनधारी आते हैं, ये क्या करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे इन स्तनधारियों को फाइलम में रखा जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है जगत। जगत में क्या होता है, जंतु के सभी प्राणी जो उच्चतर संवर्ग, उन्हें जगत, देखिए प्राणियों को जगत में यानी किंगडम में रखा जाता है, लेकिन उसी प्रकार पादप को डिवीजन में रखा जाता है। क्या होता है, प्राणियों को जगत में यानी किंगडम में रखा जाता है, जबकि प्लांट्स यानी पौधों को डिवीजन में रखा जाता है। अगर उदाहरण लेते हैं तो देखिए, संघों में प्राणियों को जगत एनिमेलिया में रखा जाता है और पौधों को प्लांटी में रखा जाता है। ये थे क्लासिफिकेशन के कुछ संवर्ग और टैक्सोन, जिनके अंदर क्या किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकी सहायता साधन, जिसमें क्या किया जाता है, देखिए जीवों की पहचान करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां और तकनीकें तैयार की जाती हैं, जिसमें क्या किया जाता है, पौधों का या प्राणियों के समूह नमूने एकत्रित किए जाते हैं। इन नमूनों को क्या किया जाता है, भविष्य के लिए परिरक्षित किया जाता है, संचय किया जाता है, जिससे क्या किया जा सके, जीवों का वर्गीकरण किया जा सके। उसके लिए इनके लिए आवश्यक क्या होता है, प्रयोगशालाएं। इन प्रयोगशाला में इनको क्या किया जाता है, इन जीवों को या इन नमूनों को क्या किया जाता है, परिरक्षित करा जाता है भविष्य के लिए। इसे हम पढ़ते हैं
कि जीवों की पहचान करने के लिए आधुनिक उपकरणों की प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, जिसमें पौधों और प्राणियों के नमूने एकत्र किए जाते हैं, जिससे क्या हो सके, जीवों का वर्गीकरण किया जा सके। इन नमूनों को भविष्य के लिए परिरक्षित किया जाता है और इन नमूनों को संचय करने के लिए या परिरक्षित करने के लिए कुछ विधियां व तकनीकें क्या होती हैं, विकसित होती हैं। अब देखिए हमारा पहली तकनीक या पहली विधि इसमें आती है हर्बेरियम। देखिए हर्बेरियम में क्या होता है, वनस्पतियों को संग्रहालय में रखा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, वनस्पति को एक कागज की शीट पर लेकर उन्हें सुखाया जाता है, सुखाकर दबाया जाता है और उसे परिरक्षित किया जाता है। फिर उस वनस्पति पर एक लेबल लगा दिया जाता है और उस लेबल पर कुछ जानकारियां लिखी जाती है, जिसमें पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का इंग्लिश नाम, स्थानीय नाम, वैज्ञानिक नाम, कुल और एकत्रित करने वाले का नाम लिखा जाता है। इससे क्या किया जाता है, भविष्य के लिए परिरक्षित करके रख दिया जाता है। दूसरी तकनीक आती है हमारी वनस्पति उद्यान यानी बोटेनिकल गार्डन। इन बोटेनिकल गार्डन में क्या होता है, जीवित पौधों को रखा जाता है, जिसमें क्या होता है, प्रत्येक पौधे पर फिर से लेबल लगाकर उस पर वैज्ञानिक नाम या उसका वानस्पतिक नाम लिखकर कुल का नाम लिखा जाता है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है संग्रहालय या म्यूजियम। देखिए संग्रहालय कहाँ पाए जाते हैं, ये शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल या कॉलेजेस, विद्यालय या कॉलेजों में पाए जाते हैं। इनमें क्या किया जाता है, नमूनों को परिरक्षित घोल में डालकर जारों में बंद करके रख दिया जाता है। ठीक है, अगला हमारा आता है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जिसे हम कहते हैं जूलॉजिकल पार्क। इसमें क्या होता है, वन्य प्राणियों को रखा जाता है और इन वन्य प्राणियों को ऐसी परिस्थिति देने का प्रयास किया जाता है जो इनके लिए क्या होती है, इनकी प्राकृतिक होती है, अर्थात उन्हें प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थिति देने का प्रयास किया जाता है। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा 11th क्लास की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें मैंने आपको यहाँ कंप्लीट करवाया है। इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनके लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर से कोई क्वारी हो या कोई पीडीएफ चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी अराइज से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।